नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र भारत के कई राज्यों का। भारत के कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और पहाड़ से लेकर मैदान तक सब जलमग्न हो चुका है। खासकर हिमाचल, दिल्ली, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है। शहर में जल प्रलय की आहट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर भारत के कई जिले सूखे की चपेट में हैं। यहां कम बारिश के चलते किसानों की हालत खराब है। महंगे डीजल से सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे धान की फसल पर बुरा असर पड़ा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चंद घंटे की बारिश में बाढ़ का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया है। पानी में बहती गाड़ियां, भारी बारिश से गुजरात शहर में आफत। बाढ़ से गुजरात में हालात बेकाबू दिखाई देते हैं। कई घंटों की बारिश से गुजरात में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां, नाले सब उफान पर हैं और सड़कों पर सैलाब है। कहीं भैंस पानी में बह गई तो कहीं इंसान, कहीं गाड़ियां बाढ़ में पानी में खिलौनों की तरह बह रही हैं। जूनागढ़ शहर में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते चले गए। 3 घंटे की बारिश से दौलतपारा, सबलपुर, राजलक्ष्मी पार्क और कालवा नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी चपेट में हजारों लोग आ गए। बाढ़ के खतरनाक हालात देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर न निकले। भारी बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया। कुछ घंटों की बारिश ने यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। 1983 के बाद पहली बार इतनी बारिश यहां देखी गई। शहर में बनी बेसमेंट पार्किंग में भी पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें कई गाड़ियां डूब गईं। यही नहीं, पानी घरों के अंदर भी भरने लगा। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात के अमरेली शहर का हुआ। यहां के ललाय में अचानक हुई भारी बारिश से बाढ़ आ गई। इसके बाद सड़कों पर तूफानी सैलाब देखने को मिला। सड़कें नदियां बन गईं। पूरे सौराष्ट्र में बाढ़ से हालात खराब हैं। द्वारका में भी हालात ऐसे ही भयावह हैं। बारिश से द्वारका की गलियां पानी पानी हो गई। बाजारों में 2 से 3 फुट पानी भर गया है। तो वहीं नवसारी में सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे में 9 इंच बारिश हुई। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद नवसारी और वजलपुर शहरों के कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर में आने वाले सभी रास्तों पर पानी है। जुनाथाना इलाके में गैस एजेंसी के गोदाम का गेट पानी के बहाव से खुल गया। इसके बाद यहां रखे गैस सिलेंडर पानी में बहने लगे। गुजरात के बाद दिल्ली भी इस बार बाढ़ में डूबती दिखी। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। हालांकि यमुना का पानी उतरने लगा है। इस साल इतनी भयावह स्थिति तो नहीं रही, लेकिन राजघाट, गीता कॉलोनी से लेकर सिविल लाइंस, मयूर विहार तक सब डूब गए। बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। कई जगह भूस्खलन हुआ और अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें, वाहन और घर सब कुछ बह गया। कई लोगों की जान चली गई। राज्य के अधिकारियों ने स्कूलों और कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। अत्यधिक बारिश के चलते राज्य में कई स्थानों पर भूस्खलन हो चुका है और राजमार्ग तथा लिंक सड़कें बंद करनी पड़ी। यहाँ मौसम कार्यालय के अनुसार बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी बाढ़ में चपेट में होने की खबरें आईं। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबकर 2 युवकों की मौत हो गई। कई घंटों शव को खोजा गया, जिसके बाद शव पानी में उतराता मिला। बताया जाता है कि रामनिवास महाविद्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर चल रहे पानी में दोनों नहाने के लिए आए थे, लेकिन ज्यादा पानी होने के चलते डूब गए।
मुख्य मार्गों तक पानी भर चुका है। मरने वालों में पंकज आलापुर का और सर्वेश अमृतपुर का रहने वाला था, जिनकी बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दोनों के शव को बाहर निकाला, तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद का भी है। गाजियाबाद के रिपोर्टर जयवीर मावी ने हालात का जायजा लिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ सिटी फॉरेस्ट में और आपको बता दें कि हिंडन नदी का वो तट है जहाँ पर कभी लगभग 20 साल तक भी यहाँ पर पानी नहीं आता था और अब पानी का जो बहाव है पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मजदूर कुछ लगाए गए हैं जो नगर निगम गाजियाबाद की तरफ से लगाए गए हैं। जो रास्ते में अवरोध थे, जो जलकुंभी थी, यहाँ पर लगभग 20 साल में पहली बार यहाँ तक पानी पहुंचा है और अब इस पानी के बहाव को आगे बढ़ाने के लिए जो जलकुंभी है उसको हटाया जा रहा है। वहीं यहाँ पर एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो सिटी फॉरेस्ट है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते थे, मनोरंजन के लिए जो पर्यटन स्थल था उसको अब बंद कर दिया गया है। और वहीं मेरे पीछे आप देख पाएंगे पर्यावरण सेतु। इस पर्यावरण सेतु को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस पुल को बह जाने का खतरा जताया है। वहीं इस पानी जो अब तक जो पानी का बहाव था, जो पानी रुका हुआ था, उस पानी को रोकने के लिए यहाँ पर जो जलकुंभी थी उसे हटाने के लिए मजदूर लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि जो पानी का जो कटाव है उसको पानी को निकाला जाए, पानी रुके नहीं, पानी का जो बढ़ाव है। हालांकि जलस्तर की बात करें तो हथनी कुंड हरिद्वार से हथनी कुंड हरियाणा से लगभग 2 लाख से ज़्यादा क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद हिंडन का तट यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जो पानी है वो बढ़ा है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों अटौड़ गांव के 2 युवक इस बाढ़ के पानी में डूबकर मर चुके हैं। वहीं आज भी एक घटना है, जो एक महिला है इस बाढ़ के पानी में डूबकर मर चुकी है और जो पानी है उसका लगातार जो स्तर है पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन इन तमाम जो असुविधाएं हैं, जो लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ के अलावा सीडीएफ तमाम ऐसी टीमें लगाई गई हैं जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं और उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो लोग जिनके मकान यहाँ पर है, जिनके आवास हैं, वो लोग इस मकान को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार जैसा पिछले दिनों जमुना जी में जब बाढ़ आई थी और रिहायशी इलाके में पानी पहुंचा था तो लोग अपने मकानों को छोड़कर चले गए थे। वहाँ पर चोरी की घटनाएं बढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें डर है कि जो उनके जीवन भर की पूंजी है वो अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो ऐसा ना हो कि उनके जीवन भर की पूंजी को चोरी कर ले और उनके हाथ कुछ ना लगे। तो कहीं ना कहीं पानी की वजह से बेघर होना और अपने घर की सुरक्षा करना भी आम आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर लगातार लोग लगे। हालांकि जिला प्रशासन तमाम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि वो अपने घर सुरक्षित स्थानों पर रहे और जो उनके आवास है, जो उनके घर हैं, उनकी देखभाल के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होने की बात कर रहा है। हालांकि लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि इस बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा और जो लोग हैं उनको कितना नुकसान होगा। हालांकि अभी की बात करें तो जिस तरह जमुना का जब पानी जल स्तर बढ़ा था और वहां पर अभी हालांकि हालात कुछ ठीक है, लेकिन वहां पर बीमारियों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि गाजियाबाद का जो हिंडन क्षेत्र है यहाँ पर जब पानी उतरेगा तो उसके बाद के हालात क्या होंगे। लखनऊ से सटे जिला सीतापुर में भी बाढ़ ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। सरयू का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। सोमवार को 20 सेंटीमीटर बढ़ोतरी के साथ जलस्तर 118.60 मीटर पर पहुंच गया। इससे तटवर्ती गांवों के बाशिंदे सैलाब को लेकर सहमे हैं। प्रशासन सारी तैयारियां मुकम्मल होने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में रास्तों पर पानी भर जाने से कई गाँवों के ग्रामीणों को आवागमन के लिए नाव उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ग्रामीण महंगा किराया देकर निजी नावों से आवागमन करने को मजबूर हैं। उधर बैराजों से 3,20,978 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा गया है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसी है सरजू, ऐसी है बड़ी और दहुरा दुई। तो आप लोगों को कोई मदद मिल रही है? मदद यहाँ कौन मिल रही? मदद यहाँ है अपने हम भरम भटक के आदमी जीते हो। गाय बहुत है, तो गाय बचे ना दे जो बहुतो है तो चली ले। यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, हाँ। प्रशासन की तरफ से आपको कोई राहत वगैरह? यहाँ कोई नहीं मिलती, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है।
तो आप लोग बीच में फंसे कैसे आ जाते आते हैं? जा नाव से नहीं जावा जाते हुआ बिरवन की उस पार तब होते आवत थे तब संजय अच्छा, भोजन कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं जो बीच में है नदी के? अब यहाँ हम 4 जने। लगभग कितने परिवार, सब पूरे संख्या? अरे बहुत है गांव पूरा, अभी वहाँ गन्ने हम नहीं पाई तो 8 जने जिंदगी है। बारिश के बाद बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं। सरकार का दावा है बाढ़ से निपटने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जो कश्मीर में जो बाढ़ आ रही है वो पंजाब, हिमाचल उधर जो बारिश हो रही है उनकी नदियों के नतीजा है, पानी उनमें बढ़ रहा है तो बाढ़ को सभी जिलाधिकारियों को, संबंधित लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। काम चल रहा है, बाढ़ बचाव कार्य जारी है और राहत काम भी लगे हुए हैं। राहत आयुक्त राहत सामग्री बांट रहे हैं और काम जारी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, धरातल पर अभी तक कोई राहत कार्य नहीं हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब बारिश होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात बनते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को सुध करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से 2 वर्ष होने वाले हैं और इन्होंने कहा था कि हम बाढ़ का प्रबंध करेंगे, जो जिलों जिलों में बाढ़ आती है उसका क्या हुआ? आज जिस तरह से पश्चिमी यूपी के हालात हैं, बद से बदतर हैं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां नजर नहीं आ रहा है। मथुरा हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, इस बेल्ट के जितने भी इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं और सरकार के द्वारा कोई भी न संसाधन मुहैया कराया जा रहा है, ना सरकार का कोई अधिकारी ना मंत्री वहां नजर आ रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जब बाढ़ के ऐसे हालात बनते हैं तो सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए पहले से, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी है। फिलहाल तो बाढ़ से परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तब सामने आएगी जब बाढ़ का पानी उतरेगा। तब बीमारियों का खतरा एक बार फिर से उन्हीं लोगों पर होगा जिन्होंने बाढ़ से किसी तरह अपनी जान बचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बीते कुछ दिनों से गोरखपुर में बारिश न होने के कारण गर्मी काफी हद तक बढ़ गई है। चाहे वो इंसान हो या खेतों की फसल हो, पूरी तरह से नष्ट होने को तैयार हैं। आपको बता दें, गर्मी इतनी ज़्यादा है बरसात न होने के कारण कि इंसान कहीं भी हो पूरी तरह से पसीने से डूब सकता है, डूब जाता भी है। फिलहाल जो गर्मी है, गर्मी को देखते हुए जो हमारी आपदा अधिकारी से बात हुई, उनका साफ कहना है अभी जो हमारा अनुमान है अगले 12 से 48 घंटे के बीच में कोई भी वर्षा होने का संभावना नहीं है। फिलहाल गर्मी से बचाव को उन्होंने कहा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ रामशंकर यादव, के न्यूज इंडिया, गोरखपुर। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है तो दूसरी तरफ किसानों को मौसम की मार सहनी पड़ती है और सुविधाओं के अभाव में खेती करनी पड़ती है। ऐसे में किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी? बारिश का तो भगवान के ऊपर, अगर बारिश नहीं होगी तो सरकार इस बात सर, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है सर, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया गया? बारिश का इंतजाम होगी, बारिश नहीं होगी, कैसे पहले से इंतजाम किया? सर किस सूखा होगा, सूखा घोषित होगा तो फिर वैसी राहत देगी सरकार। सर लेकिन किसानों को बिजली सही तरीके से मुहैया नहीं कराई जा रही है, डीजल से वो कहीं ना कहीं सिंचाई कर रहे हैं। नहीं, बिजली भरपूर आ रही है, बिजली की कोई बड़ी दिक्कत नहीं। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ वादे करती है और यही कारण है कि सरकार समय से किसान तक राहत नहीं पहुंचा पाती। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की सफलता है कि किसान इतने महंगे डीजल खरीद कर सिंचाई करने को मजबूर है। मैं ये कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही से ये सब हो रहा है। जब सरकार को किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करानी चाहिए थी तब उन्होंने नहीं कराई, जब उनको खाद की मुहैया कराई जानी चाहिए थी तब ना करा करके डीएपी यूरिया के दाम बढ़ा दिए गए। तो ये आखिर कब तक काम करेंगे? आपने दूसरी बात सरकार तो बना ली है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, किसानों के हालात हैं, वो बद से बदतर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसान देख रहा है, समझ रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में चुनाव है और जवाब देने के लिए तैयार। देखिए, ये सरकार का फेल्यूर है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और जहां तक बिजली की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, हर जगह आखिर ये क्यों किया जा रहा है? लगातार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जो किसान
ट्यूबवेल चला करके सिंचाई करता है, उसके यहाँ पे बेहिसाब के जो उसका जो बिल आ रहा है, उससे किसान परेशान हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं सरकार का फेल्यूर है, सिस्टम का फेल्यूर है। इस वजह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष भी अपनी दलीलें हैं और विपक्ष के अपने आरोप, लेकिन जो मूल बात है वो ये कि किसान आज भी बदहाल बना हुआ है। मौसम की बाढ़ से सीधे प्रभावित होता है, उस तक राहत पहुंचते हमेशा देर हो जाती है। ऐसे में किसानों की आय दुगनी होना अभी दूर की कौड़ी लगता है। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से कई क्षेत्र जो एक तरह से जल से प्रभावित हुए हैं, तो ये कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कहीं न कहीं सूखा ग्रसित है। ऐसे में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कई जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं, उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। वहीं पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो सूखा की वजह से, यानी कि बारिश न होने की वजह से किसान बेहाल हैं। पश्चिम क्षेत्र में जो सरहद कार्य है जो वो भी ठप हो चुका है। शासन द्वारा लगातार एक तरह से बयान दिया जा रहा था कार्य करने को लेकर, लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो किसानों को लेकर तमाम तरह के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तमाम तरह की योजनाओं को लेकर उसका जमीनी स्तर पर असर नहीं देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि किसान डीजल के जरिए कहीं खेत में पानी दे रहे हैं, उनको बिजली की भी सही तरह से आपूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन बिजली विभाग का दावा है कि 28,000 मेगावाट के पूरे प्रदेश में बिजली खपत हो रही है और किसानों के लिए 18 घंटे बिजली दी जा रही है। अमूमन देखा जाए तो इस पर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर पहले से इस तरह की चीजें थी तो पहले से शासन इंतजाम या जो सरकार है उस पर इंतजाम क्यों नहीं किया। तो बहरहाल देखने वाली बात होगी जो प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से या जो सूखाग्रसित क्षेत्र है उन पर किस तरह से शासन या सरकार ध्यान दे रही है। सो ये सुदीप के साथ सतीश संगम, के न्यूज, लखनऊ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।